Good afternoon, ladies and gentlemen. I, C.S. Pooja Shukla, welcome you all to the 22nd episode of Talk on my Facebook page. And today, in this 22nd episode, we have a very special guest with us, and he is Mr. Sanjay Mehta. So, Thank you. Sanjay, welcome to our program. बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद जी, एंड थैंक यू पूजा जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस कार्यक्रम में। जी, welcome. Sanjay holds master's degree in journalism and mass communication and bachelor's degree in law. Sanjay is also into politics of Jharkhand, and in 2019 Jharkhand Assembly elections, he was youngest candidate who who filed the nomination papers for being elected to the Legislative Assembly of Jharkhand. And he's from Barhi Vidhan Sabha. And इसके अलावा जब हम देखते हैं तो अन्ना आंदोलन में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, और उसी दौरान करप्शन फ्री इंडिया जो अभियान चला था उससे ये जुड़े, और जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हाँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान से ये जुड़े। और अभी जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों ने इन्हें झारखंड के सोनू सूद का के नाम का भी कुछ ऐसा खिताब दे रखा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने निभाई है। और लॉकडाउन के समय में घर भेजो अभियान इन्होंने चलाया है, और जो भी बाहरी मजदूर, जो झारखंड से जो मजदूर बाहर गए थे, उनको फ्लाइट से वापस लाने का जो इनकी जो मुहिम थी, उसके बारे में हमने जो खबरें और चर्चाएं जो है वो न्यूज चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स पे देखी है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य में जुटे हुए हैं। ये रिसर्चर भी हैं, शोध भी करते हैं, और इनके तमाम शोध वगैरह और उससे जो संबंधित चीजें हैं वो समय समय पर अखबारों में उनको स्थान मिलते रहता है। और आज संजय हमारे बीच है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, और वाकई अगर हम कहें तो ये एक ऐसा विषय है जिससे ये जुड़े हुए भी हैं। So today Sanjay is here for giving his talk on very important and pertinent topic, and that topic is migration and reverse migration of laborers from Jharkhand. So without wasting times of viewer anymore, so now I'll hand over this show to Sanjay. So Sanjay, अब ये शो आपका है और आप अपना टॉक दें, और मैं आपसे वापस क्वेश्चन आंसर सेशन में जुड़ूंगी। सो ओवर टू यू संजय। मेरे साथियों, सबसे पहले आप जितने लोग भी इस वक्त इस मेरे लाइव सेशन को देख रहे हैं, और पूजा शुक्ला जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तो हम इसे देखते हैं कि ये काफ़ी वर्षों से एक ऐसी समस्या रही है राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हम लोगों के समक्ष, और तमाम राजनीतिक पार्टियों के समक्ष या फिर सत्ता के समक्ष इसका आज तक समाधान कुछ ठोस तरीके से हमारे सामने नहीं निकल करके आया है। और इसका एक असली स्वरूप हम सबको देखने को मिला लॉकडाउन के दौरान, जब 24 मार्च 2020 को भारत में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो हमने देखा कि मजदूर जो बाहर कमाने गए थे, अपने रोज़गार की तलाश में गए थे, वो सड़कों पर हम लोगों को बहुत ही अलग अलग तरीके से उनकी स्थितियां देखने को मिली। कोई ट्रक में, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई ऑटो से, या फिर जो भी सुविधा जिन्हें मिल पाई, कोई पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। कुछ लोग रास्ते में ही उनका देहांत हो गया, कई लोगों ने हृदय गति रुकने से दम तोड़ दिया। तो बहुत एक हृदय विदारक दृश्य हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने में देखा। तो इस विषय पर जब मुझे पूजा जी ने बोला कि आपको बोलना है, तो फिर मैंने देखा कि चूँकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है, आप जब झारखंड और बिहार देखेंगे, और चूँकि झारखंड जो है सो पहले दक्षिण बिहार का इलाका हुआ करता था,
तो आप बिहार और झारखंड दोनों को देखेंगे तो इस क्षेत्र में पलायन बहुत अधिक है। और जब 29 मार्च को 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद जब मैंने हेल्पलाइन शुरू किया तो मुझे काफ़ी कॉल्स मजदूरों के आए जो राज्य से बाहर कमाई के लिए, अपने रोजगार के लिए गए थे। तो मैंने एक बात फील किया कि उनके समक्ष इसमें परेशानियां बहुत अधिक हैं। और जो सबसे अधिक परेशानी इस लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के समक्ष जो जो मजदूर पलायन किए थे, वो जो देखने को मिला, वो ये मिला कि वो कहीं ना कहीं एक दैनिक मजदूर की तौर पे काम कर रहे थे। एक मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तेलंगाना के एक किसी रंगा रेड्डी एक डिस्ट्रिक्ट से मुझे एक मजदूर ने फ़ोन किया और वो किसी एक रेलवे के पुल के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और कोई उसे एक बिहार का ठेकेदार उन्हें ले गया था काम करवाने के लिए और वो धनबाद के रहने वाले थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप घर आना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कमाई कितनी है और आप रोज कितनी कमाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि रोज यहाँ पे 250 रुपये मिलते हैं। और ये मैं सुन करके दंग रह गया कि कोई आदमी 250 रुपये कमाने के लिए वो तेलंगाना के एक स्टेट में जा करके झारखंड से और मजदूरी का काम कर रहा है। तो सच में आप जब पलायन को देखेंगे तो ये बहुत हृदय विदारक है, क्योंकि ये मजदूरों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब अगर कोई नौकरी के लिए पलायन हुआ या किसी की नौकरी लग गई और वो वहाँ पे जाकर के शिफ्ट हो गया या फिर अपनी लाइफ को उस एरिया में सेटल कर लिया, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन जब हम पलायन को मजदूरों के संदर्भ में देखते हैं तो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो दृश्य है वो बहुत ही आपको दुख पहुंचाने वाला है और गमगीन करने वाला है। तो इस दौरान जब मजदूरों को ये समस्या आई तो फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, इन मजदूरों को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। हमारे लोग हैं और जो परिजन पैदल जा रहे हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं सत्ता के प्रति या समाज के प्रति या समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनके प्रति उनके मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि जब ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो हमारे और आपके लिए कोई नहीं आया। इवन सरकार भी फेल हो गई क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे बंद हो गए थे। तो देश के लोगों को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता था। तो फिर मैंने अपना एक हेल्पलाइन अनाउंस किया कि जो भी मजदूर कहीं भी फंसे हुए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उस कॉल के बाद अगर हम सक्षम हुए तो आप तक मदद पहुंचाएंगे। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने और हमारी टीम ने राशन पहुंचाने का काम किया। हम उनके सामने ग्रॉसरी के आइटम्स पहुंचाते थे, चावल, दाल, तेल वगैरह, खाने की जो सामान होती थी, खाद्य सामग्री कच्चे तौर पे पहुंचा रहे थे। जब ये लॉकडाउन बढ़ता गया इस दौरान, तो फिर उन्हीं लोगों ने, मजदूरों ने कहा कि अब हम लोग घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोग जो यहाँ काम करते थे वो काम भी अब बिल्कुल बंद हो चुका है और ना हमारे पास अब कोई काम है और ना ही अब हमें यहाँ पे रहने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब स्थिति बहुत भयावह है। लोग कोविड-19 से भी डर चुके थे, तो वो लोग घर जाना चाहते थे। तो फिर कई लोगों ने उसमें आग्रह किया कि हम घर जाना चाहते हैं। अब चूंकि हेल्पलाइन में मेरे पास रिक्वेस्ट इतने अधिक थे घर आने वालों का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतने लोगों को घर कैसे लाऊं। ट्रेन चल नहीं रही थी, श्रमिक ट्रेन की स्थिति बहुत अलग तरीके की थी, सब लोग उसमें आ नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने उसमें एक प्राथमिकता तय किया और लोगों से ईमानदारी पूर्वक पूछा कि अगर बहुत ज़रूरी है आपको, आप तभी बताएं कि घर आना है और तब हम आपको लाएंगे। तो फिर उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके पति किसी कारण से छुट्टी में इधर घर आए थे। एक महिला प्रेग्नेंट थी और उसके पति कुछ दिनों के लिए घर आए थे और उन्होंने सोचा कि फिर हम कुछ दिनों बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन इसी दौरान लॉकडाउन लग गया और वो जा नहीं पाए। अब ऐसी परिस्थिति में उस महिला के सामने ये उत्पन्न हो गई समस्या कि अब हम घर कैसे पहुंचे। तो कुछ ऐसे ऐसे केस मुझे मिले जिसमें फिर मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया, एक प्राथमिकता सूची हमने तैयार की कि किन मजदूरों को लाया जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने उनकी बुक
इंडिगो में, एयर इंडिया में, गो एयर में, जिसमें भी हम लोगों को सुविधा हुई, फिर हम लोग इसको धीरे धीरे लेकर के आए। तो मजदूरों को ये जो लाने का जो अनुभव रहा और उनका उनकी जो परेशानियां रहीं, वो बिल्कुल एक नया दृश्य और एक नया व्यू और एक नया विजन मुझे मजदूरों के प्रति सोचने के लिए दिया। और इस दौरान मैंने झारखंड के एक आंकड़े को देखा कि झारखंड सरकार ने 6,89,000 मजदूरों का एक आंकड़ा जारी किया था जुलाई के महीने में, इसी जुलाई 2020 में, कि इतने मजदूर वापस झारखंड आ गए हैं। तो फिर जो मजदूर घर पहुंचे थे, उससे कुछ लोगों से मैंने बात की कि क्या आप लोग घर पहुंच गए तो आप लोगों को कुछ काम मिल गया है या फिर आप लोग घर में बैठे हैं। क्योंकि जो मजदूरों को मैंने लाया था वो मुझे कॉल करके, हमारी हेल्पलाइन में कॉल करके कहा करते थे कि आप कुछ काम दिला दीजिए, हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, घर में भी आए हैं तो बैठे हुए हैं और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये जो 6,89,000 का जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, तो ये वैसा आंकड़ा है जो सरकार के पास रजिस्ट्रेशन होकर के आंकड़ा पहुंचा। लेकिन जो लोग अलग अलग माध्यमों से आए, पैदल आ गए या फिर गाड़ी से आए, जैसे भी आए, उन लोगों का आंकड़ा सरकार के पास शायद नहीं है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जितने सरकार के माध्यम से लोग आए हों, तो उससे 2 गुना और लोग आए होंगे। मुझे लगता है कि 12 से 14 लाख लोग अब तक झारखंड में अलग अलग राज्यों से पहुंच चुके हैं। और इसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो मजदूर ही हैं या उसी श्रेणी में आते हैं। कोई टेलरिंग का काम कर रहा हो या फिर कोई मजदूरी का काम कर रहा हो, कोई सी फैक्ट्री में काम कर रहा हो। अभी जो इतने लोग हैं, ऐसे तो झारखंड में रोजगार की समस्या बहुत विकट है। अब जब रोजगार को हम देखते हैं और फिर ये 14 लाख लोग आ गए, तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती तो जरूर है। सरकार ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं और मनरेगा के कार्यों में लोगों को हम एंगेज करेंगे ताकि उनको कुछ काम मिल सके। लेकिन आप जब पूरे सरकारी तंत्र के मैनेजमेंट को देखेंगे, उसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को देखेंगे, तो ये आपको साफ तौर पे प्रतीत होगा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में भी बहुत बड़े स्तर पर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो गया है जिसमें मजदूर ना के बराबर ही कमाई कर पाते हैं, और 193 के आसपास शायद उनकी मजदूरी है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में कुछ उस मजदूरी के माध्यम से कर सकें। किसी तरीके से वो जिंदा रह सकते हैं या फिर चावल दाल खा करके किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मजदूरों के मामले में अगर हम देखते हैं, गरीबों के मामले में देखते हैं, तो हम सिर्फ उन्हें जिंदा रहने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। उनके जीवन का विकास होना चाहिए, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का विकास होना चाहिए, और उनके लाइफ में एक स्किल आनी चाहिए कि वो धीरे धीरे लाइफ स्किल को भी सीख सके और अपने जीवन के जो जीने का तरीका है उसको भी बदल सके, और उनके आने वाली पीढ़ियों में भी कुछ ऐसा परिवर्तन आर्थिक स्थितियों में बदलने से हो सके। इस विषय पर भी हम लोगों को सोचना होगा। देखिए, अगर किसी मजदूर को हम स्किल देते हैं या फिर उसको अगर ट्रेंड करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो मजदूरी से जितनी कमा रहा है, शारीरिक मजदूरी से जितनी कमा रहा है, अगर उसके मजदूरी में थोड़ा स्किल जुड़ जाए, अगर कौशल का उसको थोड़ा प्रशिक्षण मिल जाए, तो वो कुछ बेहतर कर सकता है। इस पे मेरे मन में कई बार ऐसे विचार आए कि आखिर इन मजदूरों में ऐसे कौन लोग हैं जिसको कुछ, तो फिर मैंने कुछ ऐसे मन में एक विचार आया कि देखिए, कुछ मजदूर मुझे बताया कि हम लोग टेलरिंग का काम करते हैं, पैंट सीते हैं या शर्ट सीते हैं कुछ कंपनियों के लिए। तो अगर सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है, जैसे आप सपोज देख लीजिए कि झारखंड में सपोज जितनी कंपनियां हैं या फिर जिन लोगों ने मॉल्स वगैरह खोला है, जो बड़ी कंपनियां हैं, पैंटालून्स हो गई, बिग बाजार हो गया, या फिर ट्रेंड्स हो गया, मैक्स हो गया, ऐसे जितने भी मॉल्स हैं, विशाल मेगा मार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब शहरों से मंगा रहे हैं, और वो जो शहरों में जो वो उनका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो हमारे ही आसपास के मजदूर लोग जा करके उसको तैयार कर रहे हैं। वो शर्ट्स जो सी रहे हैं, हमारे यहाँ के मजदूर सी रहे हैं, हमारे यहाँ के टेलर सी रहे हैं जा करके। हाँ, या बाकायदा उनको वहाँ पर कुछ एक प्रशिक्षण मिला तो वो कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ कंपनियों के समक्ष ऐसा कुछ प्रस्ताव रखे कि देखिए, आप लोग जो काम शहरों में हमारे ही मजदूरों से करा रहे हैं, ऐसा कुछ आप झारखंड में भी कर लें ताकि उनको यहाँ काम मिल जाए, तो टेलरिंग जैसे काम में भी कुछ एक इस तरह का हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ बदलाव आ सकता है।
मैंने कहता कि ये संभव है कि नहीं, बट सरकार इस पर कुछ विचार कर सकती है निजी क्षेत्र के कंपनियों के साथ मिल करके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी मजदूर जा रहे हैं निश्चित तौर पे वो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। सरकारी नौकरी में जो है उसके समक्ष तो वो परेशानी उत्पन्न होगी ही नहीं अपने जीवन की। तो जो निजी कंपनियों में मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको अगर हम अपने ही राज्य में अगर उनको कुछ मौका दें तो उनके समक्ष एक ऐसी मतलब आदर्श स्थिति आएगी कि वो अपने लाइफ को फिर ठीक कर सकेंगे। एक और पूजा जी का मेरे समक्ष सवाल था कि आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया, और ऐसा क्या कारण था कि आप राजनीति में आए। और उन्होंने ये भी सवाल मुझसे एक बार पूछा था कि क्या राजनीति में इससे पहले आपके परिवार में कोई थे, या फिर आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो अपने परिवार से राजनीति में आए हैं। पहला सवाल तो ये था कि आप राजनीति में क्यों आए। मेरा ये मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है और हम जितने लोग हैं जो ये 2-3 दशकों से जो पूरा ये हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, और ये जो नई पीढ़ी पूरी तैयार हुई है 18 से 30 के बीच वाली, इस पीढ़ी में हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स को लेकर के उनके बीच एक घृणा जन्म ले ली है। वो आमतौर पर ये कहते हैं, आज मैं किसी भी यूथ से अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई एक साधारण सी नौकरी कर लेंगे लेकिन राजनीति में नहीं जाएंगे, और राजनीति मुझे पसंद नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अब डर्टी हो चुकी है। मेरे साथियों, मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स बहुत ख़राब हो चुकी है तो आपको पॉलिटिक्स में आकर के ही उसको बदलना होगा, क्योंकि ये आपको स्वीकार करना चाहिए कि इस मुल्क के भीतर, इस देश के भीतर या किसी भी देश के भीतर वहाँ की जो नीतियाँ तय होती है वो सरकार और राजनीति से ही तय होती है। को बदल नहीं सकते। तो एक बार मैंने सोचा कि अब चूंकि ऐसे विचार हैं मन में और मुझे लगता है कि सोसाइटी के लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो फिर मैंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को चुना और मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और फिर मैंने 2019 के तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि युवा पीढ़ी को अब राजनीति में दखल देना होगा और खुद को ये साबित करना होगा कि नहीं, आज की युवा पीढ़ी भी राजनीति में आकर कुछ कर सकती है और बदलाव का सपना देख सकती है। तो मैंने बदलाव का सपना देखा है और उसके लिए लगातार अभी प्रयासरत हूँ। संघर्ष जारी है और आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है, बट जीवन में रह करके अब समाज के बीच बना रहूँगा और समाज अपना ध्यान देता रहूँगा। जब तक ये सवाल है कि क्या राजनीति में वही आ सकता है जिसके परिवार से कोई राजनीति में है, मैं इस सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। राजनीति में हर कोई आ सकता है और दखल दे सकता है और चुनाव लड़ सकता है जिसके परिवार का राजनीति से कोई संबंध ना रहा हो। मेरे परिवार का पहले से कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीतिक रूप से नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने ये फैसला किया। मैं जानता हूँ कि मेरे समक्ष चुनौतियाँ बहुत अधिक है और हम जैसे जितने भी लोग आज की दौर की राजनीति में हैं उनके समक्ष चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को इसमें आगे आकर के बदलाव का सपना देखना चाहिए। इसलिए अगर जो भी मुझे ये सुन पा रहे हैं, मेरे साथी जितने भी हैं, उन सबसे मेरी एक अपील है कि आप सब राजनीति में अगर रुचि रखते हैं तो आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहिए। और जब तक आप चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं आएंगे, तब तक ये बदलाव का जो सपना है, ये जो चेंज करने का सपना है, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो नए विचार हैं वो युवा पीढ़ी के नए विचारों का लाभ आज की राजनीति को मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी राजनीति में आए और इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया है। जी पूजा जी। जी, बहुत बहुत आभार मैं आपको सबसे पहले कहूंगी संजय जी कि आपने जो भी आपने देखा इस लॉकडाउन के पीरियड में कि मजदूर जो है वो किस प्रकार पैदल चल के या कैसे परेशानियों को वो झेल रहे थे और किस प्रकार उन्होंने जो ये बुरा समय है ये देखा। और फिर आपने, क्योंकि कोई भी इंसान जब
दिक्कत में होता है तो सबसे पहला स्थान जो उसे याद आता है वो होता है उसका घर, उसका जी प्रदेश, उसका परिवार, जी उसके लोग। तो बिल्कुल कैसे उन लोगों को आपने उनके अपनों से मिलाया, उनको घर पहुंचाया, इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आज जिस तरीके से आपने उन बातों को साझा किया, मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ हमसे आज जुड़े हुए हैं, उन लोगों जी को जो सच्चाई है उन सबका पता चला होगा। और ये भी आपने ये भी कहा कि आप राजनीति में क्यों आए हैं, आपके परिवार से पहले कोई राजनीति में था या नहीं था। और बहुत जी आवश्यकता है आज के समय में युवा वर्ग को जागृत करने की, कि अगर बिल्कुल आपको लगता है कि किसी जगह पे गंदगी है तो वहां जाइए और उसका सफाया कीजिए, ना कि उससे दूर बिल्कुल रहिए जिससे कि उस गंदगी का बुरा प्रभाव पूरे समाज पर पड़े। और आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल और बिल्कुल प्रश्न है संजय जी जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बताएं। एक एक प्रश्न तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार झारखंड, जी जो कि रत्न गर्भा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और जी तमाम ऐसे मिनरल्स हैं जो इस स्टेट के पास हैं और भरपूर मात्रा में जी है, उसके जी बावजूद भी जी जब जी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो जो उसके जी जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट्स दिखते हैं। तो आपको क्या आपके अनुसार से ऐसी क्या चीजें हैं जो झारखंड राज्य के प्रगति में, इसके विकास में बाधक बन के आज भी खड़ी है? बहुत अच्छा सवाल है। और झारखंड के संदर्भ में जब भी बातें होती है झारखंड की राजनीति को लेकर या झारखंड की सियासत को लेकर के, तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है। हर जगह ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि झारखंड में इतने मिनरल्स होने के बावजूद भी सीधे अर्थों में आप ये कह सकते हैं कि एक अमीर राज्य में गरीब लोग हैं। जो प्रकृति प्रदत्त रूप से अमीर है उस राज्य में गरीबी चरम सीमा पर है। मैंने आपको शायद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 2016 की बात है। मैं सारंडा में लगभग 3 महीने था। सारंडा इस एशिया का साल वृक्षों का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रीजन है और वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं झारखंड के। जी। मैंने 3 महीने का वक्त वहाँ गुजारा था। मैंने देखा कि वहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का माइंस है, उषा मार्टिन की माइंस है, और आयरन ओर के काफ़ी उधर माइंस मैंने देखा। और झारखंड के आप जिस कोने में भी चले जाएं, बड़का गांव हजारीबाग चले जाइए, खूजू चले जाइए, रामगढ़ चले जाइए, आप लातेहार चले जाइए, आप गोड्डा चले जाइए, आप बरही में भी आइए तो वहाँ रियाडा की भूमि में कई कंपनियों ने अपना उद्योग स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उद्योग और माइंस और प्लांट्स के जो काम है वो चल रहे हैं झारखंड में बहुत पहले से ही। और कुछ नई कंपनियों ने भी अब अपनी ये प्रवेश किया है राज्य के भीतर। अब इसमें एक सवाल ये है देखना कि जब भी कोई कंपनी आती है, तो जब भी माइनिंग होती है या कोई कंपनी आती है तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है विस्थापन का। तो जब लैंड एक्विजिशन होता है तो लोग विस्थापित होते हैं। तो ये जो विस्थापन के बाद जो रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। जो कंपनियां हैं वो जमीन लेकर के माइनिंग तो कर रही हैं, लेकिन वो फिर पुनर्वास पर सोचती नहीं है। और चूंकि सरकार भी जो है उस पर गंभीर नहीं रहती, इसलिए आप देखते हो कि झारखंड में लगातार विस्थापन और पुनर्वास के मसले पर बहुत लगातार आंदोलन होते आए हैं। जी। अब जब उसमें नौकरियों की बात आती है तो चूंकि झारखंड में साक्षरता दर भी कम है, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नौकरियों में किसी कंपनी में स्थान बना पाए, तो कंपनियां ये शर्त लगाती हैं कि हम जो भी आपको काम देंगे वो मजदूरी वाले ग्रेड में देंगे। फर्स्ट और सेकंड वाले ग्रेड में तो हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं झारखंड के लोगों को, क्योंकि भाई हमारे पास तो स्किल चाहिए, हमें ट्रेन लोग चाहिए मैनेजमेंट संभालने के लिए। तो कंपनियां क्या करती हैं कि बाहर से अपने लोगों को वो बुला लेती हैं। अब जो भी काम थोड़ा बहुत मिलता है वो मजदूरी वाले ग्रेड में ये लोग देते हैं। बहुत जगहों पे ऐसा है कि मैंने देखा है कि मजदूर भी उन लोगों ने बाहर से भी मंगा रखे हैं। मीन्स मजदूर को भी वो झारखंड से नहीं ले रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट के लेवल पे कंपनियों के बीच के संबंधों को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको दिखाई पड़ता है कि सरकार और कंपनियों के बीच में एक अघोषित तरीके से वो एक ऐसी एक मित्रता हो जाती है, या आप उसे कह सकती हैं कि एक ऐसा साठगांठ है कि उसमें पूरी तरह से वो पब्लिक का जो इंटरफेयर है, जो डिमांड है, वो गौन पड़ जाता है। उस पर सरकार भी ध्यान नहीं देती। आप देखिएगा कि
मुझे याद है कि बड़का गांव में कई बार गोलियां चली, लोग परेशान हुए, कितने लोग मर गए जमीन के आंदोलन में। वहाँ पे बहुत सारा माइनिंग को लेकर के और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए वहाँ पे। लेकिन आज भी आप देखिए कि अगर आप जब देखेंगे लोगों की स्थिति माइनिंग वाले एरिया में, तो आपको बहुत दयनीय हालात में भी लोग मिलेंगे वहाँ पे। मीन्स उनकी स्थिति खराब हो गई। क्योंकि देखिए, मेरा एक मानना ये रहा है कि अगर किसी की ज़मीन, आप किसी की लैंड को एक्वायर करते हैं, अगर उसकी किसी ज़मीन का भू अर्जन करते हैं, तो आप जब किसी की भूमि ले लेते हैं तो आप समझिए कि एक पूरी पीढ़ी का आपने एक रोकथाम कर दिया। मतलब वो ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती चली जाती। आपने एक बार मुआवजा दिया और उसके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं की, और उसको उस ज़मीन से फिर आपने बेदखल कर दिया। अब चूंकि क्या है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बड़ा मसला है। मजदूर गरीब किसान परिवार के लोग हैं, उनको आपने कुछ मुआवजा दे भी दिया, तो वो वित्तीय प्रबंधन के अभाव के कारण वो पैसे को कहीं खर्च कर देते हैं, या उसका प्रबंधन नहीं कर पाते। तो फिर उनसे ज़मीनें भी छीन गई, उनका पैसा भी चला गया, और वो फिर जिंदगी में दोराहे पे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक और ऐसी सरकारी स्तर पर भी समस्याएं हैं जिस पे हम लोगों को विश्लेषण करने की ज़रूरत है। क्योंकि विस्थापन और पुनर्वास तो झारखंड में बहुत बड़ा मसला है, और ये बेरोजगारी जो है वो विस्थापन के कारण भी बहुत बड़े स्तर पर जन्म लिया है। जी। जी, एक एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस वक्त, और मुझे लगता है कि बहुत सही होगा आपसे यहाँ पूछना, कि बताइए। लॉकडाउन काल में अगर श्री हेमंत सोरेन की जगह संजय मेहता अगर मुख्यमंत्री होते, तो फिर जी, कैसी नीतियां बनाते वो मजदूरों को वापस लाने के लिए, और ये देखने के लिए कि झारखंड में कोरोना का प्रभाव सबसे कम। देखिए, जहाँ तक मजदूरों को घर लाने की बात है, तो इसमें आप जब देखेंगे राज्य सरकार की भूमिका को और केंद्र सरकार की भूमिका को, ये काम इसलिए चैलेंजिंग हो गया क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब ट्रेनें बंद हो गई, एयरपोर्ट्स भी कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, और बसों वगैरह के लिए भी बहुत परेशानी आ रही थी। और उसके बीच में एक ये भी रूल रेगुलेशन आ गया कि अगर कोई भी किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट से जर्नी करना चाह रहा हो, इंटर स्टेट अगर जर्नी करना चाह रहा है, तो उसे एक पास बनवाना होगा, और उस पास में और उस बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करते हुए आपको आना होगा। मीन्स अगर आप 50 लोग एक मजदूर एक बस में लाना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ 25 लोगों को आपको लाना होगा। मजदूरों को लाने के दौरान मैंने कई बार सोचा कि मैं बस से लेकर के आऊँ। फिर मैंने जब उसको कैलकुलेट किया कि मैं एक बस की बुकिंग करता हूँ, फिर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल पे उसको लाता हूँ, तो फ्लाइट की टिकट और फिर बस के टिकट और उसके बस में फिर 3 दिन का समय आने जाने का, फिर बस को वापस भेजना, तो मैंने कैलकुलेट किया कि उससे बेहतर है कि फ्लाइट से ही लोगों को ले आया जाए। तो देखिए, राज्य सरकार के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण काम इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, उसने जी। कुछ पूर्व पूर्व सूचना नहीं दी देश के लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का ऐलान करने के बाद एक दिन का टाइम हुआ, 24 से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। जो जहां थे वहीं फंस गए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति सही होती, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन होता, तो लोगों को लाने में परेशानी नहीं होती। आप जहां तक जी। आप कह रहे हैं कि हेमंत हेमंत सोरेन की तुलना में आप किस रूप में मजदूरों को लाते, देखिए, जब किसी के पास सरकार होता है और सरकार की पूरी व्यवस्था होती है, तो उसके पास तो पूरी मशीनरी है। आपके पास आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप राज्यों से कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। आप एक दूसरे राज्य से मजदूर को लाना है तो उसके लिए आप तुरंत सब कुछ कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो एक समस्या मुझे आ रही थी कि मजदूरों को एक जगह से कलेक्टिव रूप से उनका डेटा कैसे लिया जाए। तो राज्य सरकार ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया था, लेकिन उस एप्लीकेशन को डेवलप करने और उसको चालू करने में भी लगभग 3-4 दिन का समय लग गया था। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास पूरी सरकार और मशीनरी है, तो मजदूरों को जिस रूप में झारखंड में लाया गया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लाया गया, उनको लाया गया और सरकार ने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन इससे भी बेहतर तरीके से कुछ और प्रयास करके लाया जा सकता था। लोगों को बसों के माध्यम से नज़दीकी राज्यों से लाया जा सकता था। जैसे कुछ मजदूर जो यूपी में फंसे थे, जो बंगाल में फंसे थे, जो नज़दीकी राज्यों में फंसे थे, उनको बसों के माध्यम से लाया जा सकता था। मेरा मानना है कि अभी भी कुछ ऐसे मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। मुझे कल एक कॉल आया है मुंबई से कि मैं मुंबई में फंसा हुआ हूँ, हम 4 लोग हैं, घर आना चाहते हैं।
और मैंने जी आज उनका टिकट बुक किया है, वो अब अगले 1-2 दिनों में घर आ जाएंगे। तो अभी तक ये परेशानी समाप्त नहीं हुई है, ये अभी तक परेशानी जारी है, क्योंकि कई लोगों का काम छूट गया है। तो इस सवाल पर मेरा जवाब यही है कि सरकार का प्रयास ठीक ठाक था, उससे बेहतर भी किया जा सकता था। और अगर भविष्य में ऐसा कुछ मौका मिलता है या फिर मैं उस जगह पे होता तो कुछ और बेहतर कोशिश करता। लेकिन मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सरकार ने अपने स्तर से प्रयास किया है, और ऐसे समय में किसी की आलोचना करना बेहतर नहीं है, मिलजुल करके काम करना चाहिए। इसलिए सरकार के साथ लोगों को साथ भी देना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी एक तरह से सरकार के इस मिशन में अपना छोटा एक साथ दिया, एक भूमिका निभाई। देखिए, जो मजदूर राज्य से बाहर से झारखंड आ गए, उसके मन में ये, चूंकि किसी मजदूर ने मुझे देखा नहीं है, वो सिर्फ फोन से जी संपर्क हुआ और उनको मैंने लाया है, तो कहीं ना कहीं मजदूर ये जानते हैं कि कोई झारखंड से लाया, तो फिर वो सरकार की आलोचना भी भूल जाते हैं जब वो घर आ जाते हैं। तो जी मुझे, चलो मैं घर तो आ गया, सरकार की आलोचना उस स्थिति में होती है जब वो बहुत परेशानी में हो और उसकी समस्या का समाधान ना हो। तो वहां से एक क्रिएट होता है, क्रिटिसिज्म का जो वे है वहां से क्रिएट होता है। तो जब मैंने लाया तो ये आप कह सकते हैं कि सरकार के मशीनरी को भी थोड़ा बहुत हेल्प हुआ। जो आलोचना होती, उस आलोचना को थोड़ा, उसका जो एक स्तर है उसको मैंने कम करने की कोशिश की। भले ये प्रयास हमारी टीम की तौर पे किया गया, लेकिन जब कोई मजदूर राज्य के बाहर होता है तो वो राज्य को देखता है, वो ये नहीं देखता है कि हेमंत सोरेन ला रहे हैं या संजय मेहता ला रहा है। आप हेमंत सोरेन लाएं या संजय मेहता लाएं, मजदूर ये जानता है कि हमारे राज्य से मुझे बुलाया गया और अब मैं अपने राज्य पहुंच चुका हूं। जी तो ये उसकी एक फीलिंग होती है, क्योंकि मजदूर उस लेवल पे वो नहीं जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मुझे लाया कौन, मैं घर पहुंचा हूं कि नहीं। जी जी। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है यह देखकर कि इस लॉकडाउन के समय में जब बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने में में अपना समय दे रहे हैं, ऐसे में आपने जो कार्य किया है आप उसे भी सरकार के कार्यों से जोड़ करके देख रहे हैं। और आपने किसी की आलोचना नहीं की, बल्कि आपने बस ये कहा कि आपने इस कार्य को कैसे किया है। और चूंकि आप इस राज्य से हैं, इसलिए एक राज्यवासी के तौर पर और एक ऐसे जी। इंसान के तौर पर जिसने राजनीति में कदम रखा है, आपकी भी ये जिम्मेवारी है कि आप उन मजदूरों को वापस लाए। बहुत बहुत बढ़िया आपका जवाब था संजय। और यही कारण है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और चीजों को समझने वाले लोग हैं, उनका राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि जब जब कोई भी त्रासदी आती है, जब आपदा आती है, तो जो राजनीति है वो बिल्कुल उसको सामाजिक स्वरूप में बदल जाना चाहिए। वो विद्वेष और द्वेष की राजनीति वहां नहीं होनी चाहिए। वो जी राजनीति फिर ये होनी चाहिए कि हम सब कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से हम लोगों की कैसे मदद कर सकें। क्योंकि कई लोग जब मुझे फोन करते थे तो वो मुझसे कहते थे कि आप हेमंत सोरेन के ऑफिस से बोल रहे हैं क्या। तो मैं उन्हें बोलता था ठीक है, आप परेशानी बताइए, आपकी समस्या हम दूर कर लेंगे। तो वो कहते थे कि आप जी हेमंत सोरेन के ऑफिस से बोल रहे हैं। तो मैं कहता था हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, तो सर जी हमको घर आना है तो आप बुला लीजिए। तो फिर मैं उसे घर बुला लेता था। उसके बाद कहीं ना कहीं कई मजदूर अभी भी ये जानते हैं कि भले मैंने लाया, बट उनको लगता है कि सरकार लेकर के आई है। तो मैंने कभी वो कोशिश नहीं किया उनको बताने का, क्योंकि मजदूर है, वो घर आ रहे हैं और ये जरूरी भी नहीं है, लोगों को काम होना चाहिए और लोग घर पहुंचे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि मैं झारखंड से हूँ और मैं झारखंड में पला बढ़ा हूँ, झारखंड में मेरी शिक्षा भी हुई है, और जब ऐसी त्रासदी और ऐसी विपदा आई तो बतौर झारखंडी, बतौर भारतीय, मेरा ये पहला कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लोगों के लिए सामने आऊं और जो मैं कर सकता हूं, जो मेरी क्षमता है, जो मेरा सामर्थ्य है, उसको अपना योगदान समाज के भीतर देना चाहिए। ये सबकी जिम्मेवारी है। और अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी पे अगर हम सब चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है, सरकार की भूमिका हमसे अधिक हो सकती है, उसकी भूमिका इस रूप में हो सकती है कि वो व्यापक पैमाने पर कुछ बड़े पहल लेकर के आए। लेकिन अगर हम ये कहें कि सारी चीजों को सरकार को कर देना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। जब तक कि सामूहिक उसमें सहभागिता नहीं होगी, लोगों का सहयोग नहीं होगा, तब तक सरकार भी विफल हो जाएगी। तो इसलिए फिर जी मैंने ये फैसला किया कि नहीं, इस रूप में आना चाहिए। फिर मैंने ये घर भेजो अभियान की शुरुआत की इसकी। जी। जी।
संजय, एक प्रश्न जो मुझे लगता है युवाओं के लिए उससे यहाँ पूछना बहुत आवश्यक है कि बताइए। बचपन के संजय की अगर हम बात करें, जब संजय एक नन्हा बालक था, तो जी क्या जी। कभी उसके उसके दिमाग में क्या कभी ये बातें आती थी कि उसे राजनीति में जाना है? क्योंकि अमूमन बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, राजनीति के बारे में शायद ही कोई बच्चा सोचता हो। तो आपके दिमाग में आ, क्या बातें चलती थी उस वक्त? देखिए, बचपन की जहाँ तक बात है तो मुझे याद है कि मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा करता था। मैं प्राइवेट स्कूलों में मेरी शिक्षा नहीं हुई। तो बचपन में मेरे जो मित्र थे और जिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाता था, तो वहाँ पे हम देखते थे कि अलग अलग क्लास के अलग अलग तरीके के बच्चे आते थे। और एक बार मेरे स्कूल में शायद मेरे प्रिंसिपल ने कुछ गड़बड़ी की थी स्कूल के भीतर। तो हम लोगों ने एक लेटर लिखा था, लेटर टू एडिटर, जो अखबार का संपादकीय कॉलम में आता है, मैंने जी वहाँ जी लिखा था। जी। और ये शायद सातवीं आठवीं की बात है। तो उस वक्त मेरे जहन में इस तरह का कुछ सवाल आता था कि कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, कैसे होगा ठीक। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आता था कि सब कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो बचपन में कहीं ना कहीं ये सवाल माइंड में नॉक तो जरूर करते थे, बट इसका समाधान क्या है वो पता नहीं था मुझे। लेकिन ये सवाल कौंधता था जरूर मन में। जब हालांकि चौथी पांचवी तक तो कुछ समझ में नहीं आता था, बट जब छठी सातवीं में गया, आठवीं में गया, तो कुछ समझ में आने लगा कि नहीं, कुछ है चीज़ें जो सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे बचपन में मेरे मन में एक बात आती थी कि पता नहीं ये कितना मेरा सोचना तार्किक है, बट बचपन में ऐसा सोचता था कि जब सड़क पे जाम लगती थी या फिर कोई अगर कोई पुलिस चालान काटती थी किसी ड्राइवर का, तो मैं सोचता था कि ये रोड सरकार ही बनाई है, सरकार की ही खराब रोड के कारण जाम लग रहा है, और फिर पब्लिक का ही चालान काट दिया जा रहा है। ये सब माइंड मन में आते थे कि सरकार ही गलती कर रही है, सरकार ही खराब रोड बनाई, उसके कारण रोड जैम लगा, उसके बाद किसी ने ट्रैफिक रूल तोड़ा, फिर उसको ही फिर फाइन कर दिया गया। फिर मैं सोचता था कि रोड चौड़ा करने की जिम्मेवारी तो सरकार की है। तो इस तरह के सवाल बचपन में आते थे मन में, मतलब प्रैक्टिकल चीजों को देख करके। ये बचपन में कुछ फीलिंग्स थे मेरे अंदर, सामाजिक रूप से, जो मैं भी आपसे शेयर किया। जी, मतलब बचपन से ही आपके अंदर कहीं न कहीं रुचि थी चीज़ों को लेकर, और जो तमाम प्रश्न थे वो आपके दिमाग में आते थे। और हाँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि यही वो प्रश्न थे जिन्होंने आपको इस तरफ आने के लिए प्रेरित किया। संजय, अमूमन देखा जाता है कि जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, डिग्री आ जाती है, मास्टर्स की डिग्री आ गई, बैचलर्स की डिग्री आ गई लॉ में आपके पास, उसके बाद जब आप अन्ना आंदोलन से जुड़े, चलिए वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आपने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं राजनीति में आना चाहता हूँ और जी। मैं सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़ना चाहता हूँ, तो आपके घर के लोगों का रिएक्शन क्या था उस दिन? वो आपके साथ खड़े थे या आपके विरोध में थे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि चूंकि मेरे प्रेरणा मेरे पापा हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, अच्छा फैसला है, और बिल्कुल आना चाहिए, और आओ संघर्ष करो। और जब तुम अब ये फैसला ले ही लिए हो, और जब तुमने पढ़ाई कर ली है, तो जो पढ़ाई तुम्हारे पास है वो तो तुम्हारे पास ही है, वो तो अब कोई छीन नहीं सकता है तुमसे। तो जीवन में अब जब भी तुम्हें कुछ मिलेगा, तो उससे आगे की ही चीजें मिलेंगी। अगर तुमने लॉ कर लिया है और तुमने पढ़ाई कर ली है, तो तुम्हारे पास जितना है उतना तो तुम कभी भी कुछ कर ही सकते हो। लेकिन अगर तुम संघर्ष का रास्ता चुनना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमको इससे जो अभी है उससे कुछ बेहतर तुमको जीवन में मिलेगा, या तुम कुछ बेहतर कर पाओगे। तो उनकी इन सब बातों ने काफी मुझे प्रेरित किया। और मुझे याद है कि जब मैं नॉमिनेशन करने जा रहा था इलेक्शन कमीशन में, उस दिन माँ ने मुझे तिलक लगाया, मुझे उन्होंने प्यार किया और फिर मुझे नॉमिनेशन के लिए भेजा। तो पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा। मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता था तो माँ लंच बॉक्स बना करके देती थी, फिर इलेक्शन कैंपेन के दौरान गाड़ी में ही मैं कुछ कुछ खा लेता था। सुबह 6-7 बजे निकलता था तो रात के 12-1 बजे तक घर पहुंचता था।
तो परिवार वालों का बहुत सहयोग रहा, मेरे दोस्तों का भी बहुत सहयोग रहा, और काफ़ी समाज के लोगों ने भी सहयोग किया, और इस कारण से फिर मैं इस चुनाव को लड़ पाया। हालांकि मैं चुनाव हार गया, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं चुनाव लड़ा और मैं कुछ सीखा, और सीखने का मौका मिला, और राजनीति को काफ़ी करीब से समझ पाया। अब आगे देखते हैं, संघर्ष के मैदान में रहेंगे बने हुए, आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। जी, जी हमारी और हमारे पेज की और तमाम दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अगली दफे जब भी चुनाव हो, आप फिर से चुनाव लड़ें और आप चुन करके आए और आप देश, समाज, अपने राज्य की सबकी सेवा करें। संजय, एक और प्रश्न जो यहाँ पर उठता है वह यह है कि जैसे कि आज जिस टॉपिक पे आप यहाँ बोलने आए हैं, जब हम विस्थापित मजदूरों की बात करते हैं या माइग्रेंट जो लेबर है, जो हाँ माइग्रेंट जो हाँ आपके जिनका पलायन हुआ है इस राज्य से, हाँ। आपको ऐसा आपने आपके दिमाग में ऐसा कुछ चलता है क्या? ऐसा कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो यूं तो जी आपको पूरे राज्य के बारे में, पूरे देश के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जी जी आप राजनीति में हैं और आप एक सजग नागरिक हैं देश के। लेकिन जी सबसे पहला जो शुरुआत इंसान करने की सोचता है वो अपने घर से करने की सोचता है। तो बरही जी बरही विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी जी क्या कार्य योजना है कि वहां से भी काफी ऐसे मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं काम करने, क्योंकि वहां रोजगार का अभाव है। तो जी जी आपको जी क्या मैंने लगता है कि ऐसे क्या क्या चीजें वहां की जानी चाहिए जिससे कि वहां रोजगार जो है वो ज्यादा मात्रा में वहां पे उपलब्ध हो, ज्यादा रोजगार हो तो वहां से लोग कम बाहर जाए? क्षेत्र देखिए, रोजगार और उसकी संख्या को लेकर मूल तौर पे आपका ये सवाल है कि बरही के लोगों को रोजगार उस क्षेत्र में कैसे मिल पाए। देखिए, जी, पहली बात तो ये है कि जब आप पूरे झारखंड के में देखेंगे, और अगर हम बरही को देखते हैं तो अपनी बरही विधानसभा के बारे में जब हम बात करते हैं, आप ये देखेंगे कि जो माइग्रेशन, चूंकि कई लोग बरही, मुझे फोन किया था कि हम घर आना चाहते हैं, और मैंने बरही के भी कुछ मजदूरों को लेकर के घर तक उनको पहुंचाया। अब आप इसमें जहां तक रोजगार की बात है, तो बरही के क्षेत्र में एक रियाडा की भूमि है जहां पे कुछ कंपनियां स्थापित हुई हैं अभी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उसके बाद फिर कई ऐसी कंपनियां आई हैं, कुछ प्लांट लग रहे हैं, गैस बॉटलिंग प्लांट है। अब ऐसी कंपनियां वहां स्थापित हुई हैं, तो ये कंपनियों का भी ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व है कि जिन लोगों के जमीन पर आप अपने प्लांट और अपने फैक्ट्री की स्थापना कर रहे हैं, आप प्राथमिकता के आधार पर वहां के लोगों को नौकरी दें। लेकिन ये तो हो गया कि भाई कंपनी आई तो ये आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मूल तौर पे इन लोगों को यहाँ रोजगार कैसे दिया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो कौशल प्रशिक्षण को लेकर के है। जब तक लोग कुशल नहीं होंगे, तब तक उनको काम मिलने में भी मुश्किलें आएंगी। शारीरिक तौर पे मिट्टी काटने की मजदूरी मनरेगा जैसे कामों में सब लोग नहीं कर सकते हैं, और ये व्यवहारिक तौर पे सही भी नहीं है कि सारे लोग मनरेगा के जाकर के काम करें, और सरकार ये पल्ला झाड़ ले कि मनरेगा में काम दे दिया है, अब सब लोगों को खाना मिल गया। तो मेरी जो ये योजना है, सबसे पहले बरही के क्षेत्र में मैं ये चाहता हूं कि यहाँ के लोगों का एक डेटाबेस हम सबसे पहले तैयार करें। कितने प्रशिक्षित मजदूर हैं, कितने अप्रशिक्षित लोग हैं, और हालांकि मेरा इस पर काम भी चल रहा है। जैसे सपोज आप इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर ड्राइवरों की संख्या, गाड़ी के चालकों की संख्या 5 लाख या 2 लाख के आसपास है। अब आप देखिए कि ऐसी कुछ कंपनियां हैं जैसे ओला है, उबर है, धीरे धीरे इनका बाजार बढ़ भी रहा है, और इन कंपनियों को प्रशिक्षित ड्राइवर भी चाहिए होते हैं, और उनकी सैलरी भी जो है वो ठीक ठाक रहती है कि एक ड्राइवर भी अच्छी ज़िंदगी उन कंपनियों में गुजार लेता है। तो अगर हम इस तरह का कुछ वर्कफोर्स तैयार कर सके, सपोज हम ओला को 2,000 ड्राइवर, तो इस तरह से क्या होगा कि झारखंड जैसे क्षेत्र में, जैसे आप देखिए रांची में ओला आ गई है, धनबाद वगैरह में भी शायद ओला की एंट्री हो गई है।
जी इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं इनकी जरूरत है, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो इन चीजों के बारे में अवगत नहीं है कि उनको ये कैसे करना है। तो वो एक प्रोसेस का एक चैनल हम लोगों को डेवलप करना होगा। तो इन लोगों को काम दिलाने के लिए मैं एक प्रोसेस चैनल को डेवलप करने की भी सोच रहा हूँ कि ये वो संपर्क कहाँ करेंगे, उनका एक चैनल क्या होगा ताकि इनको कुछ काम मिल सके। ये मेरी कार्य योजना है। और दूसरा मैं एक देखता हूँ अपने क्षेत्र में, आज तक ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, झारखंड को अलग हुए 20 साल भी हो गए। आप देखिए कि इन 20 सालों में जिन हमारी बहनों ने जो शिक्षा ग्रहण की, तो उनके पास ये सुविधा नहीं थी कि अपने क्षेत्र में वो किसी एक अच्छे महिला कॉलेज में एडमिशन लेकर के और अपनी पढ़ाई कर सके। आज तक हमारे क्षेत्र में कोई विमेंस कॉलेज नहीं है, बरही में एक भी विमेंस कॉलेज नहीं है। तो ये चूंकि शिक्षा तो बहुत बुनियादी सवाल है, तो इसलिए विमेंस कॉलेज जैसे विषय पर भी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इस क्षेत्र में कोई बड़े कॉलेज की स्थापना हो और सरकारी स्तर पर इस पर भी कुछ पहल हो। तो मेरी जो पूरी प्राथमिकता है वो पहला तो एजुकेशन को लेकर के है कि अगर भविष्य में मुझे कुछ ऐसा मौका मिलता है तो सबसे पहले एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे मैं जोर दूंगा। और इस विषय पे काम करने के लिए सिर्फ कहने भर नहीं, चूंकि सारे लोग ये सब कहते हैं, तो सिर्फ कहने भर नहीं लेकिन जमीनी तौर पर मैं ये करने की कोशिश जरूर करूंगा। और फिलहाल अभी इस पर मेरी सिर्फ कार्य योजना तैयार हो रही है। पिछले 2-3 जी सालों में इसको मैं मूल रूप देने की कोशिश करूंगा। जी जी। कोविड को लेकर के जितना मैं जानती हूँ आपने एक अलग ही मुहिम चला रखी है। आपका कहना है कि जी कोविड जैसे बीमारी कुछ है ही नहीं, और कई दफे जी आश्चर्य भी होता है इस बात को देखकर कि जितनी बातें आप पहले से कहते आ रहे हैं, और जब उन जी बातों जी के साक्ष्य के रूप में जब आप न्यूज़पेपर की कटिंग लगाते हैं, या तमाम वो जी बातें जो है वो किसी मीडिया चैनल से या न्यूज़पेपर से जब रिपोर्ट होती हैं, तो ऐसा लगता जी है जी कि ये बातें तो आप पहले से कह रहे थे। तो मुझे लगता है इन्हीं सब चीजों के बाबत यहाँ एक प्रश्न है आपके लिए कि हाँ। कोविड के बारे में इनका राय क्या है। आप बताएं, घनश्याम राय जी आ, पूछ रहे हैं आपसे। घनश्याम राय जी, कोविड के संदर्भ में मेरी राय बिल्कुल अलग है। और ये जो डिबेट है वो माइग्रेशन को लेकर, इसका 2 इंटरव्यू मेरे फेसबुक पेज पर है, आप उसे एक बार देखिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि कोविड-19 से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक वैश्विक स्तर पे अलग तरीके की कुछ कार्य योजना है। और अभी जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो उस कार्य योजना का एक मॉक ड्रिल है। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू नॉर्मल के मॉक ड्रिल से हम गुजर रहे हैं। और ये हमें एक प्रैक्टिस कराई जा रही है कि इस तरीके की जिंदगी जो है अब हमारे लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है। और आने वाले वक्त में डिजिटल चीज़ों पे हमारी निर्भरता जो अभी है वो एक अपने एक अलग स्तर पे होगी। और जो कोविड को डेटा को लेकर के अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि 20 लाख लोगों का आंकड़ा हो गया और ये सब कुछ हो गया, तो ये एक ट्रायल है। और आने वाले भविष्य में पूरे देश में सभी लोगों का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने की भी योजना है। और इसके भीतर कई ऐसे सवाल हैं जो मैं लगभग 2-3 घंटे भी बोलूंगा तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। मैंने लगभग 2-3 हजार उसके पेज लिए संजय लिख। को फिर किसी एपिसोड में आमंत्रित करेंगे। जी हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भटके नहीं सवाल, इसलिए मैंने घनश्याम राय जी जी को बोला कि मेरे पेज पे जा करके वो उसका उत्तर देख सकते हैं। बट उनको एक जी जी सलाह है कि वो कोविड से ना डरे, बस। जी। जी और एक एक और प्रश्न जो यहाँ पर उठता है संजय कि 2015 नवंबर 2000 को जब झारखंड का राज्य जो है बिहार जी से कटकर ये अस्तित्व में आया, उसके बाद हाँ जितनी भी बड़ी रूलिंग पार्टियां हैं या यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां जिन्हें हम कहते हैं, उनमें जी से जी सब सबने जो है जो इस राज्य का जो मुख्यमंत्री का पद जो है उनके नुमाइंदों ने संभाला है। तो मैं बिल्कुल। अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि झारखंड गठन के बाद सरकारें कितनी सफल हो पाई हैं पलायन को रोकने में, या मजदूरों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हाँ समाधान देने में या समाधान ढूंढने में, आपको क्या लगता है। देखिए, तमाम सरकारों ने झारखंड के भीतर अपनी असफलता को लेकर के सबसे जो एक जवाब दिया है जनता के बीच में आम तौर पे कि राजनीतिक तौर पे अस्थायी तो नहीं था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस राज्य के भीतर नहीं थी। जो जी रघुवर दास जी की सरकार थी तो उस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया।
उसके पहले कि जितने भी सरकार आप देखेंगे तो वो बिल्कुल पॉलिटिकली स्टेबल नहीं थी, बहुत स्थायित्व का अभाव था, और इस कारण से झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की राजनीति, और उसके बाद फिर ये ऐसी चीजें हुई जो बहुत छवि भी झारखंड का खराब हुआ, या फिर राज्यसभा चुनाव में जो स्थितियां रही झारखंड के भीतर में। मेरा कहना यह है कि तमाम दलों को मौका मिला, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भी उनकी सरकार है, भारतीय जनता जी पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी दल भी रहे, एनडीए के जो दो भी दल थे। और मैं ये देखता हूँ कि मुझे लगता है कि जब राज्य अलग हुआ तो ये यहाँ के राजनीतिज्ञों को बिल्कुल ये क्लियर समझना चाहिए था कि इस राज्य की जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं वो अलग हैं, और इस राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के अनुरूप यहाँ का जो विकास मॉडल है वो अलग होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, सीसीएल्स वगैरह, जो महारत्न कंपनियां हैं, जो पब्लिक सर्विस यूनिट्स की कंपनियां हैं, उन लोगों ने मिनरल्स तो यहाँ से निकाला, और सरकार सिर्फ इस माइनिंग के खेल में उनकी सहयोगी बन करके रह गई। और जो मौजूद सवाल था, गरीबों का जो सवाल था, जो यहाँ के निवासियों का और यहाँ के जो आदिवासियों का जो सवाल था, वो गौन हो गया। और इसलिए हम देखते हैं कि 20 सालों के बावजूद भी लोग कहते हैं कि अब झारखंड राज्य जो है सो 18 के बाद हर लोग युवा हो जाते हैं, झारखंड भी अब युवा हो गया है, अपने 20वें साल में प्रवेश कर गया है, अब झारखंड में कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये विफलता सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि एक विकास का अपना कोई मॉडल आज तक हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। क्योंकि झारखंड का जो विकास मॉडल होना चाहिए था वो एक यूनिक मॉडल होना चाहिए था, जो राज्य के भीतर बनाई जानी चाहिए थी, और राज्य के लोगों से उसमें लोगों का जन भागीदारी होनी चाहिए थी, लोगों की राय होनी चाहिए थी, लोगों का मशवरा होना चाहिए था। आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि झारखंड के भीतर कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल रूप से जिंदगी में मतलब नहीं है, वो अपनी बिजनेस में बिजी है, या रिसर्च में है, या एजुकेशन के फील्ड में है, बट वैसे कई लोग हैं जो इस राज्य को बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी सरकार में एक ऐसा एक ट्रेडिशन शुरू होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा शुरू होनी चाहिए कि जो भी राज्य के भीतर जो अच्छे माइंड्स हैं उसको सरकार सर्च करे, और उसकी एक एडवाइजरी पैनल गठित हो, और अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग समूह से लोगों की राय ले, और उन राय के आधार पे अब भी ये मौका है कि एक नया मॉडल हम लोग डेवलप करें। जैसे आप देखेंगे कि सपोज मैं आपको एक झारखंड के किसी एक आदिवासी रीजन की बात बताता हूँ, जहाँ पे लोग हो बोलते हो, या मुंडारी बोलते हो, या कुरमाली बोलते हो। अब वहाँ के बच्चे को हम आंगनबाड़ी में शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि वो बच्चा अपने रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा समझता है, वो हो को ज्यादा समझता है, मुंडारी को ज्यादा समझता है, तो जब हम किसी एजुकेशन मॉडल को बनाते हैं प्राथमिक स्तर पर, हालांकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें इस बात को कही गई है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, मैं उसके इस पहलू का स्वागत कर रहा हूँ कि जो प्राथमिक शिक्षा से पूर्व जो प्री स्कूलिंग होगी उसमें 3 साल पहले बच्चों की एंट्री की बात कही गई है, कि मीन्स बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, पहले 6 साल में जाता था, अब 3 साल में वो पहले प्री स्कूलिंग करेगा, और फिर छठे साल में वो पहले क्लास में जाएगा। जी तो इस तरह का जो मॉडल है वो अपनाया जाना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चा अपने घर में पल बढ़ रहा है जिस भाषा के साथ, तो प्राथमिक तौर पे अगर आंगनबाड़ी जैसी जगहों पर भी उसको अगर ऐसा कुछ माहौल मिलता है कि अपनी भाषा में वो कुछ सीख सके, फिर धीरे धीरे उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, मुख्य धारा के शिक्षा में उसको लाया जाए। तो ये बहुत अलग अलग तरीके की चुनौतियां हैं। आप झारखंड में 20 किलोमीटर अलग एरिया में जाइए, आपको तुरंत अलग भाषा मिलेगी, अलग तरीके का माहौल मिलेगा। तो इस पे बहुत बड़े एक शोध की जरूरत है, और एक नए मॉडल को विकसित करने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है कि हम एक मॉडल हमारे पास आता है, कोई दिशा निर्देश आता है, हम उसको फॉलो करने में लग जाते हैं, और चूंकि सामाजिक स्थितियां अलग हैं, आर्थिक स्थितियां अलग हैं, चुनौतियां भी अलग हैं, वो फील्ड पे जी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, उसके बाद हम फेल हो जाते हैं। जी जी बहुत बहुत ही अच्छा जवाब था आपका। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा स्टेट जो है बेसिकली वो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, ट्राइबल जी पॉपुलेशन वाला स्टेट है। आज जैसे विश्व आदिवासी दिवस भी है, तो जो भी जी यहाँ के रहने वाले जो आदिवासी, वही सच्चे वासी हैं अगर देखा जाए तो।
इस पृथ्वी के, जी जिन्होंने आज भी जो प्रकृति को लेकर के और संसाधनों को लेकर के जो आदरपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, हम सही तौर पे जी कहें तो वही वही जाति है, जिसने, वही जनजाति है या वही आदिम जनजाति है जिन्होंने उसे बरकरार रखा है। और बिल्कुल, इसमें कोई हम, संदेह नहीं है। जी, हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अभी जो नीतियां बनती है उसमें देखते हैं कि उनको उनकी जड़ों से दूर करने की कोशिश वहां पे अनचाहे हो जाती है, हाँ चाह कर के ऐसा नहीं करना चाहता। क्योंकि किसी भी मंदिर के, जैसे हम जीर्णोद्धार की भी बात करते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब यह हाँ नहीं होता है कि हम उसे तोड़कर टाइल्स, मार्बल और तमाम चीजों को से उसे सजा दें, तो उसकी जो हम्म, प्रासंगिकता है या जो उसकी मूल जो सौंदर्यता थी वही जब खत्म हो जाएगी तो फिर ऐसी सुंदरता का क्या बिल्कुल। अर्थ है। तो यहाँ भी इसी जी बाबत अलग मॉडल बनाने की आवश्यकता है कि उनको उनकी जड़ों से हाँ जोड़कर रख करके उनका विकास किया जाए, तभी इस राज्य का और यहाँ रहने जी, वाले लोगों का जो संपूर्ण विकास है वो मैं यही कहना संभव है। चाह रहा था। जी। मैं यही कहना और चाह रहा था आपसे, यही कहना चाह रहा। आज जो आप यहाँ आए संजय, और आपने इतनी अच्छी चर्चा की, इतनी अच्छी बातें बताई हमारे व्यूअर्स के बीच में, आपने जो मत थे वो रखे, और इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ। मेरी इच्छा तो थी कि ये और चलता, ये जो एपिसोड था, लेकिन समय की पाबंदी है और समय अब यह इशारा कर रहा है कि हम अपने इस कड़ी को जी जी समापन की तरफ ले जाए। तो जी, एक आखिरी सवाल होगा मेरा, जिसका जवाब भी छोटा सा ही होगा, बहुत बड़ा जवाब नहीं होगा मैं जितना समझती बताइए हूँ। उसके बताइए। बाद फिर मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस आज की जो कड़ी है इसको मैं समाप्त करूंगी। एक सफल जी राजनेता के तौर पे संजय खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? शुरुआत तो वस्तुतः दे, एमएलए से होगी या एमपी से होगी, राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, या क्या आप क्या देखना चाहते हैं खुद को? देखिए, सियासत और राजनीति एक दीर्घकालीन तपस्या है। जी और मैं इस तपस्या में हूँ अभी। परिणाम का अभी मैं नहीं सोचता हूँ, कर्म कर रहा हूँ। कर्म कर, फल की चिंता ना कर। यही मेरा अपना टैगलाइन है। बाकी सब कुछ संघर्ष के रास्ते पर हूँ, और संघर्ष ही सब कुछ तय करेगा। भविष्यवाणियों पर बहुत ज़्यादा मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा। और जी क्योंकि राजनीति में क्या है कि जब तक जनता और जन समुदाय आपको नहीं चाहती, जन जनार्दन जब तक आपको नहीं चाहेगा, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी राजनीति में बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। जी इसलिए संघर्ष के बावजूद भी ये बहुत मायने रखता है कि आपने जनता के दिलों में कितना जगह बनाया है। तो जी बस फिलहाल अभी मैं कर्म के रास्ते पर हूँ, और अभी मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा, और हो सकता है कि इसका जवाब आने वाले वक्त में समय दे। जी मैं नहीं बिल्कुल। कहना चाहूंगा अभी कुछ। जी 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 जी, जी। बहुत बहुत तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं कह रहा हूँ, ये समय के गर्भ में है। जी समय के गर्भ में इसको छोड़ते हैं, जी और फिर कभी ऐसा कोई मौका आया तो उस वक्त फिर हम लोग मिलेंगे तो चर्चा होगी, बात होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये पहल की है लोगों को चर्चा पे बुलाने के लिए और इस तरह की बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छी पहल है, और चूंकि ये आपका व्यक्तिगत प्रयास है इसलिए भी बहुत सराहनीय है। क्योंकि अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना समय निकालना, लोगों को इनवाइट करना, और खासकर ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इतनी टेक फ्रेंडली हैं। क्योंकि इस आप इस तरीके से बिल्कुल सब कुछ कर लेती हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि एक महिला के तौर पे आप इतनी टेक फ्रेंडली हैं, और इस तरह का आपने अभियान शुरू किया, लोगों को बुला रहे हैं चर्चा के लिए। शायद कोई एक सवाल आ गया है, लेकिन जी, समय नहीं सवाल आ नहीं गया। है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी हैं, उनका कहना है कि हाँ बिना फल का सोचे भी काम नहीं करना चाहिए भैया, मैनेजमेंट का फिलॉसफी है। हाँ, नहीं, उनका कहना ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कर्म करते हैं तो ये 100% गारंटी है कि उसका फल भी मिलेगा। जी, हाँ, लेकिन ये वस्तुतः डिपेंड वो करता भी है यही कि, बात है। हाँ, लेकिन ये बताता है कि कर्म के प्रति आपका समर्पण कितना है, डेडिकेशन कितना जी है आपको अपने वर्क के प्रति, वो ये तय करेगा। जी। तो तो देखते हैं संजय, आगे क्या होता है। आपको शुभकामनाएं हैं हमारी और हमारे इस पेज की तरफ से और हमारे तमाम व्यूअर्स की तरफ से, कि आप ऐसे ही राजनीति में नित नए जो है आयाम
जो है वो अपने बनाते जाएं। आप ऐसे ही प्रगति के पथ पर रहें और ईमानदारी से राजनीति करें, और जिस भी मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं भविष्य में, उस मुकाम तक जी आप पहुंचे। और एक वादा मैं आपसे और चाहूंगी यहाँ कि आगे भी हम जब कभी भी हमारी टीम आपको संपर्क करेगी किसी ऐसे विषय जी पर, मुद्दे पर आकर यहाँ बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो मैं उम्मीद करती जी हूँ कि आप यहाँ आएंगे और अपना समय हमें देंगे। जरूर। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको, मैं बिल्कुल आऊंगा, आप जब भी बुलाएं। ठीक है, जी, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका। जी आपको भी, नमस्कार। आपको भी।